बस बस बस, अभी डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं। तेरे पापा मेरे पापा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कभी दो कभी तीन तीन तीन। तेरे मासा, मासा के है? सब्जी कोनी से घर पे, बाजार जाके ले आऊं? ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। अब जुगनी को साथ ही ले जाती हूँ। गुनगुन तो पूजा के घर में खेल रही से। ठीक है, जा। जी। तेरे पापा मेरे पापा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, फिर से तेरे पापा मेरे पापा डॉक्टर डॉक्टर। जुगनी छोरी, हमारे साथ बाजार आवेगी? मैं चॉकलेट दिलाऊंगी ना? हाँ दिलाऊंगी। माई मुझे भी चाहिए चॉकलेट, हमारे लिए भी लाना। तारे लिए भी लाऊंगी, पूजा के लिए भी लाऊंगी, ठीक सर? कौन सी चॉकलेट चाहिए तारे को? क्रिस्पी वाली। काका, नारायण और मनी गांव वाले के साथ मिलके सारी जगह देख लियो। और वो समर सिंह ढाबो है हाईवे पे, उसने ही फोन किया था, पर मोटरसाइकिल वाला दिखे कौन? मैंने हमारी चोरी वापस जी। सब तेरी गलती है। गुनगुन के साथ आंगन में खेल रही थी वो। क्या जरूरत थी 3 साल की बेटी को धूप में ले जाने की? अरे चुप कर तू। ये कौन सा वक्त है ताने मारने का? और उसने क्या मालूम था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा? हमारी समझ में तो ये ना आ रहा है कि हमारी जुगनी को कुछ। देखिए, मन ने कोई खबर ना आया कि ये सब कैसे हुआ। मैं दुकान पर था, हमारे बापू का फोन आया कि हमारी लुगाई बाजार गई थी। वहां पर 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए, हमारी लुगाई से हमारी बच्ची को छीन कर भाग गए। दिनेश, आसपास के सभी थानों का अलर्ट करो। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत दूर नहीं निकले होंगे और निकलने भी नहीं चाहिए। सर, इस वक्त आपकी पत्नी कहाँ है? मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे। साहब मन्ने ना पता कौन थे वो लोग। इस गांव के नहीं थे वो लोग? पता ना जी, पहले तो देखा नहीं मैंने उनको कभी। अच्छा, मोटरसाइकिल कौन सी थी, किस रंग की थी? नंबर देखा था उसका? शायद काले रंग की थी जी, मैं ठीक से तो देख ना पाई। मोटरसाइकिल पे पीछे से आके हमला किया था उन लोगों ने। बेटी मुझे वापस दिला दो जी। रोना बंद कर और सब कुछ साफ साफ बता साहब को। अरे साफ साफ बताएगी तभी समझ पाएंगे ना, तभी ढूंढ पाएंगे ना हमारी जुगनी को। बता। अरे क्या? अरे ममता, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? छोरी उठा रे। अरे क्या क्या मुसीबत हुआ? हो गई? ममता, दिनेश, ममता, एम्बुलेंस बुलाओ फास्ट। अरे ममता, ममता, क्या हो गया? ए ममता। अरे उठ। अपनी बेटी के अगवा हो जाने का ममता को गहरा सदमा लगा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वो 2 किडनैपर्स कौन थे? क्यों उन्होंने 3 साल की जुगनी का अपहरण किया था? पुलिस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन हाल ही में घटी एक और किडनैपिंग की वारदात ने इस केस को एक नया रुख दे दिया।
सर इस किडनैपिंग में कहीं इन दोनों का हाथ तो नहीं है? ये तो हमें ममता ही बताएगी। नाकाबंदी पूरी रात रहेगी। उस इलाके में कई छोटे रास्ते और गलियां हैं। पेट्रोलिंग टीम से कहो कि राउंड लगाती रहे और जैसे ही कोई लावारिस मोटरसाइकिल मिले तो तुरंत इन्फॉर्म करे। ध्यान से देखिए, क्या मोटरसाइकिल पर यही दोनों थे? अरे छोड़ो छोड़ो, मारे छोड़े। यही दोनों लोग थे, हमारी बेटी को मुझसे छीन के ले गए। कौन है ये दोनों? कौन है ये लोग? 6 दिन पहले जोधपुर में जो अपहरण हुआ था वो नहीं दोनों ने किया था, तब से फरार हैं दोनों। तो आपको ये जानकारी थी कि ये दोनों इस गांव में हैं? अगर हमें इसकी जानकारी पहले से होती नारायण, तो ये दोनों कभी के गिरफ्तार हो गए होते। तो आप क्यों नहीं जाकर पकड़ते? पहले ये बच्चा अगवा कर गए, हमारी छोरी भी उठा ले गए, ये फोटो भी है आपके पास, तो पकड़ दे क्यों नहीं? जाइए पकड़िए इन्हें। शांत 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 हो जाइए। इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ। हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढ कर रहेंगे, ये काम है हमारा। तलाश जारी है, हमने हर जगह पर नाकाबंदी की हुई है। दिनेश, नाकाबंदी बढ़ाओ, पेट्रोलिंग टीम को काम पर लगाओ। वो जोधपुर से भागकर यहां तक आए हैं, यहां से बचकर जाने नहीं चाहिए। 2 बच्चों को अगवा कर चुके हैं। अगर ये बात फैली तो लोगों में डर फैलेगा। हमें जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करना होगा। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए हुई है सर, फिर तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मदद लो, परिवार के सभी मेंबर्स के फोन मॉनिटर करो। फिरौती के लिए कॉल कभी भी आ सकता है। सर चलो। मारी चोरी खटा होगी, मारी चोरी। ममता ने जिन 2 किडनैपर्स को आइडेंटिफाई किया था, ये वही किडनैपर्स थे जो जोधपुर में हुई किडनैपिंग में भी शामिल थे। पुलिस अनुमान लगा रही थी कि ममता के परिवार को भी फिरौती के लिए कॉल आएगा। जोधपुर के किडनैपिंग के केस में भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल फिरौती के कॉल की वजह से ही बच्चे के पेरेंट्स को पता चला था कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? बैंक मैनेजर भाविन सिंघानिया बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। मैनेजर साहब 2 करोड़ रुपए चाहिए। कौन बोल रहा है? देखिए मजाक मत करिए, मैं इस समय बहुत बिजी हूँ। अच्छा आप बिजी हैं, पर मैं इस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ। तो एक काम करता हूँ, आपके बेटे हर्ष की गर्दन काट कर फेंक देता हूँ। कहाँ फेंकूं? कौन बोल रहा है? क्यों बकवास कर रहे हैं आप? अच्छा आप इतनी जल्दी फ्री हो गए? 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, और हाँ पुलिस और प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे बेटे हर्ष का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यस मिस्टर अबिर, जल्दी आ रहे हो क्या आज? हर्ष कहाँ पर है अंकिता? पार्क में खेल रहा है। तुम तुरंत अभी के अभी पार्क में जाओ, चेक करो वो वहां पर है या नहीं। क्या हुआ भाविन? तुमसे जितना कह रहे प्लीज अंकिता उतना करो। अभी कभी पार्क में जाओ, चेक करो हर्ष वहां पर है कि नहीं। मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। लेकिन भाविन The number you have called is currently switched off. हर्ष! सचिन, तूने हर्ष को कहीं देखा है क्या? हर्ष वो थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही खेल रहा था। तो इसके बाद कहाँ गया कुछ पता? नहीं पता। पास करो। हर्ष! 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 राहुल! राहुल! बेटा हर्ष कहाँ है? नहीं अंकल, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ।
उसके फ्रेंड्स बता रहे थे कि कुछ देर पहले वो यहीं पे था। हाँ, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं। भाविन, भाविन मुझे हर्ष कहीं नहीं मिला। मैंने सब जगह ढूंढ लिया। और तुम्हें कैसे पता चला कि हर्ष यहाँ नहीं है? क्या हुआ? हर्ष को बोलो ना भाविन, क्या हुआ? किस नंबर से फोन आया था? 444-567-8898। लेकिन सर अभी स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग नंबर ट्रेस करेंगे, पता चल जाएगा कि किसने कॉल किया है। आपके पास हर्ष की कोई रीसेंट फोटो होगी? हाँ, एक मिनट। सब प्लीज हमारे हर्ष को ढूंढ दीजिए सब प्लीज। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। शिवशंकर, इसका प्रिंट आउट निकालो और हर थाने पहुंचा दो, फास्ट। महावीर, लगता है अंदर कोई खबर पक रही है, मामला थोड़ा गर्म लगता है। सुना है किडनैपिंग हुई है बैंक मैनेजर सिंघानिया के बेटे की। भाभी सिंघानिया, वो कॉमन ट्रस्ट बैंक का मैनेजर? हाँ वही। अच्छा, कितना मांग रहे हैं किडनैपर्स? 444-567-898, इस नंबर की डिटेल निकालो और उस फोन की भी जिसका इस्तेमाल हुआ है। हालांकि फोन अभी स्विच ऑफ है, पर मुझे लगता है कि सिम नकली आईडी से खरीदा गया है। जी सर, मैं बच्चे को पहचाने हूँ, वो रोज अट्टे खेलने आवे हैं, आज भी आए हो। बच्चे को किसी से बात करते देखा था? जब वो यहाँ से निकला तो उसके साथ कोई था? नहीं साहब। जी साहब, ये बच्चा आइसक्रीम लेना आया था। मलाई वाली कुल्फी दो ना भैया। ये लो मलाई वाली कुल्फी। उसके साथ कोई था? जी नहीं साहब। उसको किसी के साथ जाते देखा? यकीन से तो नहीं कह सकता साहब, पर एक गाड़ी पास में रुकी हुई थी, शायद मैंने इस बच्चे को उस गाड़ी में बैठे देखा था। कौन सी गाड़ी थी? सफेद रंग की, काफी देर तक रुकी हुई भी थी। आधे घंटे बाद मैं भी बच्चा ने भी गाड़ी में जाते देखे, एक आदमी भी उसके साथ था। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब, कार का नंबर तो नहीं देखा, जरूरत महसूस नहीं हुई। अंकल हर्ष हमारे साथ फ्रिज भी खेल रहा था। हर्ष, हर्ष, ये ले डर। बेटा, आप में से किसी ने भी उन अंकल का चेहरा नहीं देखा जो हर्ष को लेकर गए? नहीं अंकल, हम लोग ने उनका फेस नहीं देखा। हम लोग गेम में थे और फिर हर्ष वापस भी नहीं आए खेलने के लिए। आई होगी कोई सफेद गाड़ी। और साहब, हमें सच्ची में कुछ नहीं पता। अब साहब, यहाँ तो घड़ी सारी गाड़ी पार्क हो गए हैं, और साहब हमने नहीं देखा हर्ष बाबा को किसी भी गाड़ी में जाते हुए। नहीं देखा का मतलब क्या है? आने जाने वाले लोगों पर नजर रखना ही काम है ना तुम्हारा? माफ कर दो साहब, गलती हो गई, पर उसको कोई जबरन नहीं ले जा रहा था। अगर कोई ले जाता तो मुझे जरूर पता चलता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर्ष की किडनैपिंग के संदिग्ध की पहचान पुलिस को हो गई थी, जो इस वक्त फरार थे। उनके फोटोज आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिए गए थे। उसी फोटो को देखकर ममता ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसकी बेटी जुगनी को अगवा करने वाले किडनैपर्स भी वही हैं। ऑफिसर, जिन दो किडनैपर्स की आपको तलाश है, उन्होंने यहाँ जैसलमेर के एक गांव में एक और किडनैपिंग की है। बच्ची की माँ ने फोटो देखकर कंफर्म किया है कि यही दोनों थे। इंस्पेक्टर, बात थोड़ी अजीब सी है। शैलेश कौशिक इस केस का मेन सस्पेक्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि उसका भाई राजेश कौशिक 4 साल से अंडरग्राउंड था। कई सारे फ्रॉड केसेस दर्ज हैं उसके नाम। अचानक से वो बाहर आता है और दोनों भाई मिलकर यहाँ जोधपुर में हर्ष को किडनैप करते हैं, और उसके 6 दिन बाद ही एक और बच्ची उठाते हैं, वो भी जैसलमेर से। कहीं कोई रैकेट तो नहीं चला रहे? आपके शहर से उन्होंने 8 साल के एक बच्चे को किडनैप किया, और यहाँ से 3 साल के एक बच्चे को। उन दोनों भाइयों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा इंस्पेक्टर। जो गलती हमसे हुई वो आपसे ना हो, इसके लिए आपको मुस्तैदी से काम लेना होगा। ममता बेटी, हिम्मत रख, जुगनी आ जाएगी, कुछ ना होएगा उसे। गलती तारी से ममता, क्या जरूरत थी उसे साथ ले जाने की? समझण जी, ममता को क्या पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं चुप ही रहती हूँ। दुख तो इस अकेली कोई से, जुगनी मारी कोई लगती ना से। नहीं बापू, कोई फोन नहीं आया है, पुलिस को भी कुछ नहीं पता चला है। नारायण बेटा, कहीं ये सूर्यकांत और नीरज की साजिश तो ना है? तन्ने क्या लागे? मरने भी यही लागे है बापू कि ये इन दोनों की मिली भगत है, पर जब तक पुलिस इन दोनों को पकड़ेगी नहीं, तब तक नहीं पता चल जाएगा ना कि किसने किया ये कांड। जिस किसी ने भी किया बापू, मैं उसे ना छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं। सूर्यकांत काका,
नमस्ते। मेरे कान एक बात पड़ी, सोचा आपको बता दूं। रघुवीर काका को शक है आप पे, और बात निकलेगी ज़रूर, तो आप ख्याल रखिएगा। बापू साहब, एक बात कहनी थी मारे को। क्या बात है बेटा? आपको तो पता ही होगा कि रघुवीर काका सा की पोती जुगनी को कोई उठा ले गया। हाँ सुना मैंने, और ये भी सुना है कि रघुवीर मौके का फायदा उठाकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। करने दो उसे जो करना है। तुझा रोटी ले आ। पहला अपहरण एक शहर में हुआ था और दूसरा उसके 6 दिन के बाद नजदीकी गांव में। क्या इन दोनों किडनैपिंग्स के बीच में कोई कनेक्शन था? क्या यह किसी बच्चा उठाने वाले गैंग का काम था? कौन था इस अपराध का मास्टरमाइंड? आइए देखते हैं कि 6 दिन पहले हुए हर्ष के अपहरण में पुलिस ने किस तरह से मुख्य संदिग्ध शैलेश कौशिक को ट्रेस किया, और क्या वो हर्ष को ढूंढने में कामयाब हो पाए। चौहान, ये खबर मीडिया तक कैसे पहुंची? पता नहीं सर, पर यह खबर हर न्यूज चैनल पे आ रही है। कि मीडिया वाले भी सनसनी क्रिएट करने के चक्कर में केस की सीरियसनेस नहीं समझते। बहुत गलत हुआ है। इससे किडनैपर अलर्ट हो जाएगा और मुझे डर है कि कहीं बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचे। फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, सिम कार्ड नकली आईडी से खरीदा गया। फोन का IMEI नंबर ट्रेस हो गया है और ये किसी शैलेश कौशिक नाम से है सर। शैलेश कौशिक? जी हाँ, शैलेश कौशिक। इस नाम के किसी आदमी को जानते हैं आप? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। शैलेश कौशिक दरअसल हमारे बैंक के बहुत रेप्यूटेड कस्टमर है। कई सालों से बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनके। भाविन जी, हम तो चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के सारे अकाउंट आपके इस ब्रांच में ट्रांसफर हो जाए। बस आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जरा बढ़ा दीजिए। शैलेश जी, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, आप तो बस हुक्म करिए। हमने आपको कभी किसी चीज के लिए मना किया? तो है। 2 करंट और 3 सेविंग अकाउंट है सर। क्या बिजनेस है उनका? ऑटोमोबाइल पार्ट सप्लाई करने का बहुत बड़ा बिजनेस है जोधपुर में। बहुत सारी कंपनीज को सप्लाई करते हैं वो। बस इतना ही जानता हूँ मैं। ठीक है भावन जी, आगे की इन्फॉर्मेशन हम खुद निकाल लेंगे। सर 1 मिनट। मेरे नेबर्स ने बताया कि हर्ष की खबर टीवी पर आ रही है। सर, किडनैपर ने मुझे फोन किया था कि पुलिस और प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे बेटे हर्ष का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। किडनैपर्स ने मुझे कहा था कि फिरौती के लिए फोन करेंगे। जब तक कोई फोन नहीं आया उनका, सर बहुत डर लग रहा है मुझे। भावन जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये खबर मीडिया तक कैसे पहुंची। सर, वो हर्ष के साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना? अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम हर्ष को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। कौन सी गाड़ी थी? सफेद रंग की साहब। शायद मैंने इस बच्चे को उस गाड़ी में बैठे देखा था। शैलेश कौशिक? जी हाँ, मेरे हस्बैंड हैं। घर में है वो? नहीं, वो तो आज मुंबई के लिए निकल गए। कब? ये कोई 2 घंटे पहले। कैसे गए? गाड़ी तो यहीं खड़ी है। मतलब ये बाइक और ये सफेद गाड़ी आपकी है ना? जी हाँ, लेकिन वो कैब से गए हैं एयरपोर्ट तक, फिर वहाँ से मुंबई के लिए फ्लाइट है उनकी। आज 4 बजे के आसपास वो ये सफेद गाड़ी लेकर कहीं गए थे? जी हाँ, ऑफिस तो इसी गाड़ी से जाते हैं। उनका नंबर दीजिए। बाय द वे, वो किस फ्लाइट से मुंबई गए? बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सर, ये शैलेश कौशिक का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। शायद फ्लाइट में होगा। नहीं सर, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता किया था। उनके हिसाब से मुंबई जाने वाली आखिरी फ्लाइट 8:50 पर थी। उनकी किसी भी फ्लाइट में शैलेश कौशिक के नाम की कोई बुकिंग थी नहीं। संजय, शैलेश का कैरेक्टर भाविन को जितना बेदाग लग रहा है उतना शायद है नहीं। खबरियों से कहो इसकी हिस्ट्री निकालने को सर, और इसके घर पर भी नजर रखने को कहो। या तो ये शैलेश अपनी बीवी से झूठ बोलता आया है, या फिर इसकी बीवी हमसे झूठ बोल रही है। सर, ये शैलेश कौशिक का कैरेक्टर काफी दाग धब्बों वाला है सर। क्या क्या कारनामे किए? सिर्फ दिखावे के लिए पैसे वाला है, वरना सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है, जुए की लत की वजह से। लेनदार पीछे पड़े हैं और उधार की रकम करोड़ों में। किडनैपर्स ने भी 2 करोड़ मांगे, मतलब ये प्राइम सस्पेक्ट है।
महंगे शौक और गलत आदतें अक्सर क्राइम की जड़ बनते हैं। सर एक बात और, ये शैलेश खानदानी ठग लगता है। इसका छोटा भाई राजेश, उसके भी कारनामे कुछ कम नहीं है सर। धोखाधड़ी और ठगी के कई केस हैं उस पर सर। लोगों को चूना लगाकर 4 साल से फरार है। हर एक को ना अच्छे से तलाश करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर मेरे पति ऐसे नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो फिर छुपा हुआ क्यों है? वैसे आपको तो पता ही होगा ना। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और आपका देवर वो कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे देखा भी कई साल पहले था। क्योंकि वो भी फरार है आपके पति की तरह। देखिए विद्या जी, अगर आपका पति आपको कांटेक्ट करता है तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे, और यही बेहतर होगा आपके लिए और आपके पति के लिए भी। पर इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगा वो शरीफ आदमी है। सब दिखावा था, उसका भाई भी फ्रॉड है। हो सकता है उन दोनों भाइयों ने मिलकर हर्ष को किडनैप करने का प्लान बनाया हो। लेकिन हमारा हर्ष कब मिलेगा? हम उन्हें पैसे भी दे देंगे, पर उनका पैसों के लिए भी कोई फोन नहीं आ रहा है सर। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं शैलेश और राजेश को ट्रेस करने की। जैसे ही वो दोनों हाथ लगे, हर्ष भी जरूर मिल जाए। सर एक बुरी खबर है। क्या? खीरपुर थाने के एसएचओ का फोन आया, उन्हें पास के नाले से किसी की लाश मिली है। किसकी? सर पूरी रात हाईवे पर छानबीन की, छोटे बड़े रास्ते भी छान मारी पेट्रोलिंग टीम ने, लेकिन शैलेश कौशिक और राजेश कौशिक का कहीं कोई पता नहीं चला। और ना ही फिरौती के लिए कॉल आया अभी तक। जी हाँ सर। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जोधपुर वाले केस में फिरौती के लिए तुरंत कॉल आया था सर, लेकिन यहां पूरा दिन बीत गया है और अभी तक कोई कॉल नहीं आया। चल क्या रहा है इनके दिमाग में? चाहते क्या है? पैसा, बदला, या फिर साइकिक है जो मजे के लिए ये सब कर रहे हैं? जमाईसा, अभी भी ममता कमजोर से, ध्यान रखिएगा। आप कहना क्या चाहते हो मासा? मैं और माही इसका ख्याल ना रखें? अस्पताल में पूरी रात जागा रहा हूं मैं, ये कोई नहीं दिखा आपको? ना जमाईसा, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है ससुर जी? समझाओ, हमें समझाओ। मैं अच्छी तरह जाने हूं इसने अस्पताल में बैठ के क्या चुगली की है मेरे और मेरी माई के बारे में, सब जाने हूं मैं। जरूरत क्या थी इसे घनी दोपहरी में जुगनी को अपने साथ ले जाने की? गलती इसकी और भुगत हम रहे। ये तो चुपचाप अस्पताल में जाके सो गई। ऐसा सारा दुख तो इसे होवे। बताओ इंस्पेक्टर, किसने मार डाला हमारी छोरी को? वही मोटरसाइकिल वालों ने? उन्होंने ही किया ना ये सब? हमें अफसोस है, हम आपकी बच्ची को बचा नहीं सके। वक्त रहते उन दोनों को पकड़ लेते तो हमारी छोरी बच जाती। हमारी बच्ची के मौत के जिम्मेदार आप हो। आप। मौत का टाइम क्या होगा डॉक्टर? लाश मिलने के करीब 15 से 18 घंटे के आसपास हुई। मतलब कल 5:30 से 7:30 के बीच। सर, ममता जुगनी को घर से 4:30 बजे लेकर निकली थी। मतलब
किडनैपर्स ने किडनैप करने के तुरंत बाद ही जुगनी को पकड़ा। दिनेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जुगनी ने अपने परिवार की दुश्मनी की कीमत चुकाई? इंस्पेक्टर, ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। हर्ष का भी जिस दिन हुआ था उसी दिन मार डाला गया था। हर्ष को भी मारा गया इंस्पेक्टर? जी हाँ, और अगले दिन लाश नाले में मिली थी। और उसकी लाश अगले दिन झाड़ियों में मिली। अच्छा ऑफिसर, इन दोनों वारदातों में कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? इंस्पेक्टर, इस बारे में तो उनके परिवार वाले ही कुछ बता सकते हैं। नहीं सर, मैं किसी रघुवीर नारायण या ममता परमार को नहीं जानता। एक्चुअली जैसलमेर में हमारे कोई रिलेटिव नहीं है। पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कि इसमें भी शैलेश कौशिक और राजेश कौशिक कहाँ थे? भविन सिंघानिया, जोधपुर से ना, मैं कौन है जानू? वो कॉमन ट्रस्ट बैंक में मैनेजर है। बोलिया ना साहब, मन्ने कुछ ना मालूम। इंस्पेक्टर, अगर आपने उन दोनों को ढूंढ के ना निकाला तो मैं खुद ढूंढूंगा उन दोनों को, और मैं खुद दोनों को जान से मार दूंगा। कानून उन्हें सजा देगा, तुम नहीं। सजा हमें मिल रही है इंस्पेक्टर, हमें। अरे कब तक पकड़ोगे उन्हें? कोई मुहूर्त निकाला है क्या? देखिए, हम हमारा काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो दोनों बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। सर, मैं कितनी बार कहूं कि मैं नहीं जानती मेरे पति और देवर कहाँ हैं। मैंने भी पता लगाने की कोशिश की पर वो नहीं मिले। तो और कहां छुप सकते हैं वो? हमने उनके गांव बाड़मेर में उनके माँ बाप से भी बात की है। उनके पास भी आप जैसा ही जवाब है कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपके पति और उसके भाई ने 2 खून किए हैं। नहीं सर, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता कि आपको अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जब तक वो दोनों हमारे हाथ नहीं लगते हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यकीन मानिए, आपको भी चैन से नहीं बैठने देंगे। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमारी मदद करें, ताकि हम उन दोनों को किसी और दान लेने से रोक सकें। सर, जोधपुर से इंस्पेक्टर राठौड़ का फोन आया था। उनका कहना है कि हर्ष का परिवार भी जुगनी के परिवार को बिल्कुल नहीं जानता। एक ही हफ्ते में नैपिंग और 2-2 हत्याएं होती और किडनैपर्स को एक भी पैसा नहीं मिलता। आखिर मकसद क्या था उनका? सर, जोधपुर वाले केस में उन लोगों ने फिरौती मांगी थी, लेकिन इस केस में ममता को फिरौती का कोई कॉल नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों वारदातें अलग अलग हों और कोइंसिडेंटली आपस में जुड़ रही हैं? सोचने वाली बात यह है कि एक जैसी 2 वारदातों में किडनैपर्स एक कैसे हो सकते हैं? ठीक उसके 6 दिन बाद उन्होंने जुगनी को किडनैप किया, फिर दोनों को लगभग एक ही जैसे तरीके से मार डाला। नहीं दिनेश, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है, और ये उन दोनों के गिरफ्तार होने के बाद हमें पता चला। मैं क्या कह रहा हूँ सुमित्रा, तू जाके मिला उन्हें। मैं जाऊंगा तो बेकार में बात बिगड़ जाएगी, और वैसे भी उस नारायण को बात करने की कोई तमीज ना है। जैसा आप बोले। पर यही समझ में नहीं आ रहा, नहीं गए तो गलत होगा, और अगर गए तो जरूर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होगा। पुरानी बातें निकलेंगी, उंगलियां उठेंगी। सिंघानिया और परमार के बीच का कोई कनेक्शन तो नहीं मिला साहब, लेकिन ये अपने रघुवीर की दुश्मनी जरूर थी। दुश्मनी किससे थी? अपने दूर के 2 रिश्तेदारों के साथ। रिश्ते में भाई लगे हैं उसके, और दोनों उसी गांव के हैं। नाम क्या है? एक तो है सूर्यकांत भंडारी और दूसरा है नीरज परमार। रघुवीर के साथ तो इनकी दुश्मनी समझ में आती है, पर ये जोधपुर वाले ब्रांच मैनेजर के साथ इनका कोई लेना देना है क्या? अब तक इसका तो कुछ पता नहीं चला साहब। तो पता कर, और ये भी पता कर कि शैलेश और राजेश का रघुवीर के परिवार के साथ कोई रिश्ता था क्या? करता हूँ कुछ। सर, शैलेश ने भाविन को फिरौती के लिए जिस नंबर से फोन किया था वो अभी भी स्विच ऑफ है, और शैलेश की बीवी विद्या, उसने जो नंबर दिया था वो भी स्विच ऑफ है। कहीं शैलेश राजस्थान से बाहर तो नहीं चला गया? आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं सबको अलर्ट कर दिया है, और साथ ही दोनों भाइयों की फोटो भी भेज दी है। जब से जुगनी बेटी अगवा हुई ना, वो तब से जानता था कि रघुवीर भाई साहब मुझे इस मामले में जरूर घसीटेंगे। साहब मैं कह रहे हो, महाराज जुगनी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। अरे हमारा पर विश्वास करो साहब। साहब, अरे सर, उस झगड़े को तो पूरा साल बीत गया। तब गुस्सा था,
अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो तभी कर देते, इतना इंतजार थोड़ी करते। ये भी तो हो सकता है कि 1 साल मौके का इंतजार किया हुआ आपने। के बात का इंतजार साहब? दुश्मनी जहर की तरह हुए, जितना पालो जहर उतना ही फैले शरीर में। और मैंने वो जहर पालो को नहीं छोड़ दियो। सरपंच बनने का सपना 2 साल पहले ही रघुवीर भाईसा ने पीछे हटने से मना जो कर दियो। और आज तो मैं जुगनी बेटी की अंतिम विधि में जाने की सोच रहा था। 2 साल पहले हुए सरपंच पद के चुनाव में रघुवीर एक मजबूत उम्मीदवार था और उसे चुनौती देने खड़ा हुआ था उसका मौसेरा भाई सूर्यकांत। खम्मा गणी भाई साहब। गणी खम्मा सूर्यकांत, अरे बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है मन्ने हराने की। हाँ, आपको हराने की ना भाई साहब, चुनाव में जीतने की। अब आप सरपंच बनो या मैं, घी तो खिचड़ी में ही पड़ेगा। वैसे भी आप तो एक बार सरपंच बन चुके हो, इस बार मने बन जाने दो। मारी मानो तो भाई साहब आप चुनाव में खड़े ही ना रहो। हमारे पास पूरे गांव को समर्थन है। अगर थारे पास समर्थन है तो डर क्यों रहा है? मन्ने लागे है कि तू हमारे खिलाफ लड़ने से डर गया है। अरे देख, सीधों से गणित है सूर्यकांत, जिसने ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। ये गणित तो आप पर भी लागू हुए ना भाई साहब। काका बड़े बुजुर्गों का कहना मानते हैं। बापू कह रहे हैं ना, इलेक्शन से हट जाओ तो हट जाओ, हार से बच जाओगे, इज्जत भी बनी रहेगी। मारो तो ये ख्याल थो कि 2 भाइयों के बीच मुकाबला ना हो तो ही अच्छा है। अब जब हो ही रहा है तो मारी जीत तो तय है। विनती से बात न बनी तो धमकी दे रहा है। मुकाबले में 16 की बात जो करे सूर्यकांत पहले, वो कमजोर हो गए जो तू है। कर ले जो तैयारी करनी है तन्ने, हारने वाला तो तू है। आशीर्वाद देते जाओ काका। ये 2 साल पहले की बात, वो इलेक्शन हार गया था। अब घर की बात घर में खत्म हो सकती थी, लेकिन रघुवीर भाईसा ने उसे खत्म होने नहीं दी। जीत के बाद बाप बेटों ने मारो खूब मजाक उड़ाया। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर मैं गुस्सा पी गया। छोड़ दिया सरपंच बनने का सपना। फिर उसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़ो। क्या हासिल हो जाता मन में? उसकी पोती को अगवा करा के या उसे मरवा के 2 साल पहले की भड़ास बच्चे के खून से बुझाऊं? अतरो कठोर मोह कौन है साहब? मन ने ना पता किसने निकाली है अपनी भड़ास, पर किसी ने तो निकाली है अपनी भड़ास हमारी 3 साल की बच्ची की जान लेके। आप उन मोटरसाइकिल वालों को क्यों नहीं पकड़ते? वही उगलेंगे ना कि किसके कहने पर किया उन्होंने ये सब, और नीरज के या सूर्यकांत के। कौन सा बदला और कैसा बदला? जमीन मेरे और रघुवीर के बापू ने मिलकर खरीदी थी। हिस्सेदारी का मामला था, भाइयों की आपस की बात थी। हर दूसरे घर में जमीन को लेकर झगड़े तो होते ही रहते हैं। जमीन दोनों ने मिलकर खरीदी थी, लेकिन मालिक सिर्फ वो था। तो जाहिर सी बात है, ये बात आपको अच्छी तो लगती नहीं होगी, क्योंकि रघुवीर अपनी मनमानी करता था। मनमानी ना साहब, सीना चोरी। नहीं, ये बात एकदम गलत है काका। 70% आपको और 30% हमारा। नहीं, यूं कहाँ के इंसाफ है भाई? इसमें गलत क्या है? तुम करते क्या हो? सिर्फ मजदूरी, बाकी बीज, खाद, कीड़े मारने की दवा, ये सारा खर्चा हम उठाते हैं। जब पैसा हमने लगाया तो मुनाफा भी हमारा ही होगा ना। तुम्हें खेत में सिर्फ हल जोतना है और जमीन में तुम्हारा हिस्सा है 10%। ये तो बापू का दिल बड़ो है, इसलिए 30% दे रहे हैं राजी राजी। भीख को नहीं। अरविंद भाई साहब, आप पंचायत के कामों में लगे रहते हो और नारायण आपके बाकी के धंधे संभालने में। सभी जाने हैं, हमारा बेटा और बहू बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सारा काम करते हैं, और हमें सिर्फ 30%। हमें तो बराबर का हिस्सा चाहिए। हमारे से बराबरी कर रहे? हमारे से? करने क्या लागे?
कि तुम्हारे खेत न जोतेगा तो हमारी जमीन बंजर हो जाएगी। अरे 2-4 मजदूर लगा देंगे तो सारा काम हो जाएगा, समझा? जो काम थोड़ी सी मजदूरी में हो सके ना, उसके लिए तन्ने हिस्सा दे रहे से, और तू लालच कर रहे। चल नारायण। हम भी जमीन के मालिक थे, पर वो हमें मजदूर समझता था। हमारी भी मजबूरी थी जो हम सह रहे थे। पहले वो सीनाजोरी कर रहा था और अगले साल सीनाजोरी आपने की। सारा मुनाफा खुद रख लिया, उसे उसका हिस्सा दिया ही नहीं। बोल, कहाँ हो? नहीं बता सकता। जेल के डर से यहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन ये जिंदगी भी तो जेल जैसी है। कब तक यूं बंजारों की तरह भटकेंगे? अरे वक्त तो लगेगा ना, इस वक्त गर्मी थोड़ी ज्यादा है। नवंबर में इतनी गर्मी तुम्हारी वजह से झेलनी पड़ रही है। सब तुम्हारा किया धराई है, मैं खामखा फंस गया। ऐसा मिला नहीं, सिर्फ कांड हो गया। तुम अपने आप पर काबू रखो। इतना फड़फड़ाओगे ना तो सरकारी पिंजरे में जाओगे। मामला थोड़ा ठंडा होने दो, फिर कुछ करते हैं। दोनों इलाके की पुलिस अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई थी। पुलिस से ज्यादा हताश थे वो 2 परिवार जिन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को खो दिया था। 2 घर दुख के सागर में डूब गए थे। उनका यह जख्म कभी भरने वाला नहीं था, पर वो चाहते थे कि कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, मुजरिम को सजा मिले और उनके दिल को तसल्ली कि कम से कम उनके बच्चों के साथ इंसाफ तो हुआ। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले एक ही लोग थे, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर घटी इन दोनों घटनाओं को जोड़ने वाली कड़ी अब तक हाथ नहीं लगी थी। हाँ, एक दुश्मनी का एंगल जरूर सामने आया था। जुगनी के दादा रघुवीर के परिवार और उनके दूर के भाइयों के बीच कम हिस्सा मिलने से जन्मा असंतोष और आक्रोश। क्या यह वजह काफी थी जिसके कारण नीरज और अरविंद ने, क्या राजेश और शैलेश के साथ उनका कोई कनेक्शन था? बिल्कुल झूठ बात है ये साहब जी। मैं किसी शैलेश कौशिक या राजेश कौशिक को जानू कौन ही। अपने बेटे को तो जानते हो ना? कहाँ है वो इस वक्त? दिल्ली गया वो, 10 दिन हो गए उसे गए। दिल्ली क्यों? खेत का काम छोड़ने के बाद अरविंद ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। अब उसी सिलसिले में किसी पार्टी से मिलने गया वो। जोधपुर से जिस बच्चे को उठाया गया उसे भी 10 ही दिन हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों हत्याओं में आपका बेटा शामिल है और अब फरार है? कोई फरार वरार नहीं है वो। दोनों बातों को अगर 10 दिन हुए तो क्या हुआ? हमारे छोरे ने कुछ नहीं किया है। तो ठीक है, आप अपने बेटे का 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर घुमाइए, बुलाइए उसको वापस। जो भी सच है पता चल जाएगा। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. उसका फोन पहुंच के बाहर है। सिर्फ फोन ही नहीं, मुझे लग रहा है आपका बेटा पहुंच के बाहर। पर कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक आप कहीं और नहीं पहुंच सकते जब तक कि आपका बेटा हमारी पहुंच में नहीं आ जाए। साहब, इस आदमी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस आदमी को देखा है मैंने। 4 साल से इसी शहर में। ठिकाने बदलने के साथ साथ नाम भी बदल देते हैं। किसी समीर शर्मा के नाम से रहता था, एक किराए के फ्लैट में, लेकिन जब से शहर में इसका फोटो घुमा है वापस से छूमंतर हो गए। थोड़े थोड़े दिन में लॉज बदल देते हैं, लेकिन है इसी शहर में। पता लगाओ कहाँ छुपा है। सारे लॉजेस छान मारो, इससे पहले कि किसी और को अपना शिकार बनाए। हमें पकड़ना है उन्हें। सर, शैलेश कौशिक का भाई राजेश इलाहाबाद में कहीं छुपा हुआ है और इलाहाबाद पुलिस का पूरा इन्फॉर्मेशन लेवल उसके पीछे लगा हुआ है। गुड। अगर एक भाई हाथ लग गया तो दूसरे को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। और सर हाँ, सारथीपुर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी उनको किसी और ही एंगल पे ले गई है। मतलब? सर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, पर यह मामला शायद किसी बाबा से जुड़ा हुआ हो सकता है। गोविंद,
तेरी खबर पक्की है ना ये? एकदम पक्की है साहब। ये नीरज और उसका बेटा अरविंद दोनों ही त्रिलोकनाथ बाबा के बड़े भक्त हैं, बहुत मानते हैं बाबा को। त्रिलोकनाथ बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों बच्चों की किडनैपिंग बलि चढ़ाने के लिए की गई? अपनी औलाद को खो चुकी दोनों माएं अब भी सदमे में थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि एक मां जानती थी कि उसके बेटे को फिरौती के लिए अगवा किया गया था और पैसों की बात आगे बढ़े उसके पहले ही उसके बेटे को मार दिया गया। पर दूसरी मां को शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी को क्यों मार दिया गया। क्या वाकई ऐसा था? ममता, सो गई के? कितना टाइम लगाएगी रोटी बनाने में? अब जी मासा आई। मासा, एक रोटी बेलन में आधो घंटो लगे के? और लाई भी तो जली हुई रोटी। दूसरी ले आती हूँ मासा। अब और आधा घंटा राह देखू के तेरी? लाती हूँ। ओ ममता, बापू और मेरी थाली दोनों में रोटी ना है, तो जल्दी हाथ चला वरना मेरा हाथ चल जाएगा, समझी? बाबा का एंगल सामने आने से पुलिस की इस तहकीकात को एक नई दिशा मिली। क्या दोनों बच्चों हर्ष और जुगनी के अपहरण और हत्या का मानव बलि जैसी अमानवीय प्रथा से कोई लेना देना था? बाबा, क्या चाहिए आपको? हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, चलिए हमारे साथ। किस संबंध में? हत्या और अपहरण के संबंध में। आप तो अंतर्यामी है ना, सबके सवालों के जवाब देते हैं, तो हमारे भी दीजिए, लेकिन थाने चलकर। मेरा किसी की हत्या या अपहरण से क्या संबंध? आप उचित नहीं कर रहे हैं। इस गांव में नहीं, इस पूरे जनपद में मेरा बहुत आदर है। कई भक्त हैं मेरे। यदि उन्हें पता चला कि आप मुझे थाने लेकर गए हैं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप तो सच में अंतर्यामी हैं। मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि अगर आप हमारे साथ नहीं चले तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, हम बाप बेटे हैं बाबा के भक्त। हम उनसे सड़ा लेने जाते हैं और वो हमें रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ सच बताना, क्या जुगनी को बलि चढ़ाने का सुझाव बाबा का था? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप समझते क्या है मुझे? बाबा जी को छोड़ दो। बाबा जी बाबा जी बिना किसी कारण आपने मुझे यहाँ रोक के रखा हुआ है। इस बात को मेरे भक्त सहन नहीं करेंगे। क्षमा चाहता हूं बाबा, किंतु यह समय प्रवचन का नहीं बल्कि प्रश्नों का है। और मेरे प्रश्न ये है, क्या नीरज परमार और उसका बेटा अरविंद परमार आपके भक्त हैं? आपसे मिलने आते हैं? जी हाँ, मुझसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं। मैं तो संत आदमी हूं। बाहर उमड़ी भीड़ को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। भक्तों को पूजा पाठ और भगवान में आस्था रखने के उपदेश देता हूं। यदि आपको संदेह है कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन में कोई बलि विधि का प्रयोग किया है तो आपकी धारणा मिथ्या है। वे तो अपने परिवहन के व्यापार में आ रही समस्याओं का समाधान पाने के लिए मेरे पास आते थे। समस्या तो अपने भाइयों से भी थी बाबा। ये विषय मेरा आपको लगा? इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, बाहर बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, भीड़ बेकाबू हो रही है। लाठी चार्ज के ऑर्डर दें क्या सर? नहीं दिनेश बाबा, आप जा सकते हैं। बाहर आपके भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। कम से कम एक बार आपसे भेंट अवश्य होगी। कल्याण हो।
मैं अरविंद परमार, नीरज परमार मारो बापू से। अच्छा, जब से ये केस आया है दिखाई नहीं दिया, कहाँ था इतने दिन? मैं दिल्ली गया तो साहब, मारो ट्रांसपोर्ट का धंधों से। आपने यकीन नहीं आ रहा तो हमारे दोस्त सुनील से पूछ लो, उसके घर पे रुके मैं। वापस लौटा तो हमारी माँ ने बोले कि बापू ने थाने ले गया। कि मैं जान सकता हूँ साहब हमारे बापू ने बिना वजह थाने क्यों ले आए? वजह है, हमें शक है कि शैलेश और राजेश जिन्होंने दो दो बच्चों का अपहरण किया फिर हत्या की, तुम दोनों बाप बेटे उन दोनों को जानते हो। क्या सबूत है आपके पास इस बात का? मतलब रघुवीर काका से मारी और हमारे बापू को जमते नहीं तो आपने मान लिया कि उनकी पोती ने हमने अगवा करवा और मरवा दिया। कल को आपको सुनने में आएगा मैं आतंकवादी हूं तो आप मान लेंगे। कमाल है ना साहब जी, आपने अगर शक है तो पूछताछ करने ना हक है आपको। इस तरह से हमारे बापू को अंदर नहीं कर सकते आप। साहब जी दुनिया हमने भी देखी है, थोड़ी बहुत कानून का नॉलेज हमको भी है। मुझे कानून मत समझा, सीरियस है बेटा। 7 दिन के अंदर 2 बच्चों का मर्डर हुआ है, इसलिए मैं जो भी तेरे से पूछ रहा हूं चुपचाप सीधे सीधे जवाब दे। त्रिलोकनाथ बाबा तेरे और तेरे बापू का मार्गदर्शक है, उसी के कहने पर तुमने बच्चों की बलि दी। ना साहब जी, बाबा अगर बलि चढ़ाने की सलाह दे सकते हैं ना तो इसकी पूछताछ सिर्फ हमारे बापू से क्यों कर रहे हैं आप? रघुवीर काका से भी जाके पूछो ना। मतलब यूं कि जिसने भी आपको मारे और हमारे बापू के बारे में जानकारी दी है ना, उसने आपको आधी अधूरी जानकारी दी है। पूरी जानकारी ये है कि रघुवीर काका भी तो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। साहब जी हम सालों से बाबा के भक्त हैं और पिछले 7-8 महीने से रघुवीर काका भी तो बाबा के भक्त हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अपनी पोती की बलि दे दी हो? वहां दूसरी ओर इलाहाबाद पुलिस राजेश कौशिक के ठिकाने के बहुत करीब पहुंच गई थी। इस केस का पहला संदिग्ध हाथ लगने को था। कौन है? सर रूम सर्विस। राजेश कौशिक, तूने बहुत नाम और एड्रेस बदल लिए। अब तेरा एक ही परमानेंट एड्रेस होगा, वो भी जेल। कहाँ है तेरा भाई शैलेश? बोल, कहाँ है शैलेश? अब तो मन ने पक्का यकीन हो गया है कि हमारी बेटी को अरविंद और उसके बापू नहीं मारा है। एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या आप कभी त्रिलोकनाथ बाबा से मिले थे? कहो ना साहब, मैं किसी से ना मिली। मैं देवी का भक्त से, किसी बाबा का नहीं। ममता, अरे कहाँ मर गई? देख क्या किया तूने ममता। ममता, देख दूध उबल रहा है, सब्जी चल रही, क्या कर रही है तू? तेरा बाप देता है पैसे दूध और सब्जी खरीदने के लिए, कल हुई पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। प्रणाम बाबा। आप पुनः आ गए? हमें आपसे आपके एक भक्त के बारे में जानकारी चाहिए। क्या आप भिरू गांव के रघुवीर परमार को जानते हैं? यदि आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैंने किसी को बलि चढ़ाने का परामर्श दिया है तो आप अभी भी दिशाहीन हैं। संभवतः आपने मेरा प्रश्न ठीक से सुना नहीं है बाबा। मैंने आपसे पूछा, क्या आप भिरू गांव के रघुवीर परमार को जानते हैं? जी नहीं, इस नाम के किसी व्यक्ति से परिचित नहीं हूं। वो 2 साल पहले तक भिरू गांव के सरपंच थे। हो सकता है कभी उनसे आपकी मुलाकात हुई हो। जी नहीं, कोई भेंट नहीं हुई। सर लगता है अरविंद ने हमें गुमराह करने के लिए झूठ बोला है। लगता तो ऐसा ही कुछ है। दिनेश, जब से ये केस हमारे पास आया है तब से एक ही बात मेरे दिमाग में घूम, पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिस्क लिया।
भेरू गांव आकर दिन दहाड़े बिना चेहरा ढके एक और किडनैपिंग की। इससे तो उनके ऊपर खतरा और बढ़ जाता है। और इतना ज्यादा खतरा उठाने के बावजूद उन्होंने फिरौती के लिए नारायण या फिर रघुवीर को फोन तक नहीं किया। राजेश कौशिक जी, जोधपुर में आपका स्वागत है। खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? वैसे एक बात बता दूं तुझे, तेरे भाई का घर, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ सील होने वाला है। बाड़मेर में गांव का घर, वो भी। और हाँ, तेरे भाई की बीवी भी हमारी कस्टडी में है। अब बचाए तेरा भाई शैलेश, वो और हाथ आ जाए, फिर पूरी फैमिली का हॉलिडे पैकेज यहीं पे करेंगे। फोन लगा उसे, तेरा नंबर तो जरूर उठाएगा वो। मैं तो बेकार में फंस गया सर। मैं मानता हूं मैंने 4 साल पहले बहुत सारे फ्रॉड किए थे, लेकिन ये किडनैपिंग और मर्डर तो मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था वो बैंक मैनेजर के बेटे को शैलेश ने किडनैप किया था। जब शैलेश इलाहाबाद आया तब उसने मुझे बताया। मतलब दोनों बच्चों को मारने के बाद शैलेश तेरे पास आया था? नहीं सर, दूसरी बच्ची के मर्डर के बारे में शैलेश को भी कुछ नहीं पता। मैं 4 साल से इलाहाबाद में छुपा हुआ था। हर्ष को मारकर शैलेश भी वहीं आ गया। हीरू गांव तो कोई गया ही नहीं सर। तेरी स्टोरी तो सुन ली, अब तेरे भाई की स्टोरी सुनते हैं। फोन लगा उसे। लगा फोन। और याद रखना, अगर तेरा भाई हाथ नहीं आया ना, तो उसके कर्मों की सजा भी तू ही भुगतेगा। फोन लगा। शैलेश के भाई राजेश का कहना था कि उसका इन अपहरण और हत्या के केसेस से कोई लेना देना नहीं था। उसके मुताबिक भीरू गांव में हुई वारदात में शैलेश भी शामिल नहीं था। राजेश क्या सच बोल रहा था या फिर यह उसकी साजिश थी पुलिस को गुमराह करने की? राजेश पुलिस को अपने भाई शैलेश के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जोधपुर में हुए 6 साल के हर्ष के मर्डर का केस जल्द सॉल्व होने वाला था। लेकिन भीरू गांव में हुए 3 साल की जुगनी के अपहरण और हत्या की गुत्थी और भी उलझती जा रही थी। अब यह मत बोलना कि बाबा भी झूठ बोल रहे, क्योंकि बाबा रघुवीर से कभी मिले ही नहीं। ना साहब जी, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारी लुगाई गवाह है इस बात की। भारती अटिया, बता साहब ने क्या बोला था कांता काकी ने तारे से? जी साहब, कुछ 8 महीने पहले कांता काकी मिली थी मारे को। नीरज भाई से और अरविंद किसी बाबा के पास जा रहे से? हाँ, त्रिलोकनाथ बाबा। कैसे? बहुत अच्छे है काकी। इनको या बापू साहब को कभी काम धंधे में कोई दिक्कत हो गए ना, तो बाबा के पास ही जाते हैं। और बाबा के दिए उपाय से फायदा भी हुआ है काकी। अपने ही नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास। ठीक से बेटा, वो क्या है, थारे काका सा किसी परेशानी में से तू अगर त्रिलोकनाथ बाबा का पता दे सके तो इकट्ठे मिलेंगे। साहब काकी ने खुद भारती को बोला था कि रघुवीर काका बाबा से मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पता लेने के बाद वो मिले ही ना हो। नहीं साहब, 1 हफ्ते बाद कांता काकी मारे को मिली थी और काकी खुद से मारे को बता रही थी कि रघुवीर काका बाबा से मिलने गए थे और बाबा के बताए उपाय से रघुवीर काका को फायदा भी हो रहा था। क्या बकवास कर रहा है तू? मामला भी ठंडा नहीं पड़ा है। पता है मुझे, ये बताने के लिए फोन किया तूने? मैंने कहा था ना इमरजेंसी होगी तभी फोन करना। कहीं पुलिस तुझ तक पहुंच तो नहीं गई? नहीं, लेकिन जल्दी पहुंच जाएगी और फिर तुझ तक भी। देख भाई, मेरी बात मान, दोनों सरेंडर कर देते हैं। बिना बात में 2 खून के इल्जाम है तेरे सर पर। तूने कहा उस बच्चे को मारा है और मैं तो बिना बात के ही फंस गया। हर्ष को तो तूने अकेले ने मारा था ना, और तेरे चक्कर में पुलिस ने मुझे भी वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। तू रोना बंद कर, अपनी बारी भूल गया तू? याद नहीं तुझे जब सबके पैसे लेकर तू फरार हो गया था? तब इतने दिनों के लिए मैंने तुझे पाला था, सारे खर्चे मैंने किए थे। तब तो बहुत ऐश कर रहा था, तू मजे कर रहा था सचिन शर्मा बनके। मैंने सिर्फ फ्रॉड किए थे, तेरी तरह किसी को जान से नहीं मारा था। फिर भी मेरे सिर पर 2 खून के इल्जाम है और दोनों के दोनों गलत है। गलत इल्जाम मुझ पर भी लगा है। वो दूसरी बच्ची कौन है मैं जानता भी नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, सरेंडर कर देते हैं। कम से कम सर पे जो गलत इल्जाम है वो तो हट जाएंगे और हो सकता है सामने से अरेस्ट हो तो सजा भी कम हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू पुलिस के साथ है और मुझे पकड़वाने में उनकी मदद कर रहा है? राजेश, तूने मुझे धोखा दिया। मैंने भरोसा करके तुझे बताया कि मैं कहां हूं, तूने अपने भाई को धोखा दिया।
सर, इंस्पेक्टर विजय मिश्रा का फोन आया था। शैलेश कौशिक उनकी हिरासत में है। आप फिर से आ गए? क्या करें पापा, आना तो हम भी नहीं चाहते, पर ये केस घुमा फिरा के हमें आप ही के पास ले आता है। आपसे एक सहायता चाहिए पापा, आशा है आप मना तो नहीं करें। मैंने कहा ना आपसे कि मैं संत आदमी हूं और सहायता करना मेरा स्वभाव है। पुलिस की सहायता करने में भी मुझे प्रसन्नता है। पूछिए। उस दिन आपने कहा था कि रघुवीर परमार नाम के किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते। जी। क्या रघुवीर का बेटा नारायण आपसे कभी मिलने आया था? जी नहीं, ये नाम भी नहीं सुना। और रघुवीर की पत्नी कांता, कांता परमार कभी आपसे मिलने आई थी? कांता? वो मिलने आई थी आपसे? जी हाँ, उसके साथ उसकी बहू भी आई थी, ममता। पता है शैलेश, अगर मैं पुलिस वाला नहीं होता ना, क्रिकेटर होता, बहुत रिकॉर्ड तोड़ता। वो प्रोफेशन ही चेंज हो गया। अब रिकॉर्ड नहीं है, हड्डियां टूटती हैं। 206 है ना, सारी की सारी तोड़ डालूंगा। फटाफट बोलना शुरू कर दे, बोल। वो बच्चा हर्ष, मैंने किडनैप किया था उसे। उस दिन दोपहर को पार्क से उठाया था उसे। हर्ष, हर्ष, ये ले। यस अंकल, आप कौन हो? अब बेटा मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। आप भाविन जी के बेटे हो ना? मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? बस उन्होंने आपको बुलाया है, वो आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वाओ, सरप्राइज! जोधपुर हाईवे से थोड़ा दूर एक गोडाउन है, काफी वक्त से बंद पड़ा था। वो बच्चे को वहीं रखा था। पूरे रास्ते हर्ष चुपचाप बैठा रहा, कोई सवाल नहीं किया उसने? नशे की दवा कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाई थी उसे। हेलो। 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। पुलिस और प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे बेटे हर्ष का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वहीं छोड़कर आया था मैं घर वापस। फोन करके पता करने ही वाला था कि पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं। टीवी पर न्यूज़ देखी। पुलिस अब तक इस मामले में कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। विद्या, मैं जा रहा हूँ। अरे ये बैग लेके कहाँ चल दिए? अरे वो मुंबई जाना है, अर्जेंट मीटिंग है। मीटिंग? ऐसे अचानक? हमारे धंधे में ऐसा ही होता है। अच्छा मैं चलता हूँ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा जा कैसे रहे हैं? टैक्सी मंगवाई है, बाहर मिल जाएगी। ठीक है। ओके। मैंने मना किया था भाविन को पुलिस या मीडिया के पास ना जाए। मैं डर गया था, मैं जानता था पुलिस पर भी दबाव बढ़ेगा। हताश हो गया था मैं, उसे मार डाला। और उसकी भाविन को मैं जानता था, बैंक का मैनेजर था। मुझे लगा वो आसानी से कर देगा 2 करोड़ का अरेंजमेंट। और कौन कौन था तेरे साथ? तेरा भाई या तेरी बीवी या फिर दोनों? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे माँ बाप, भाई कोई नहीं था। सब मैंने किया। और भीरू गांव में जो 3 साल की बच्ची अगवा हुई थी, उसे तूने कैसे? नहीं साहब, भीरू गांव मैंने किसी को नहीं मारा। मैं आज तक भीरू गांव गया भी नहीं हूँ। मैं तो सीधा जोधपुर से इलाहाबाद चला गया था अपने भाई के पास। क्या बकवास है ये? अब ये क्या नया तमाशा शुरू किया आप लोगों ने? हैं? मेरी माही को क्यों घसीटा जा रहा है? चुप! अब अगर एक शब्द भी आगे बोला ना, तो यहां से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। बहुत टाइम से तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूं, बस।
एक शब्द भी आगे नहीं, क्योंकि अब हमें लगने लगा है जुगनी की मौत में कहीं ना कहीं उसी के परिवार का कोई सदस्य शामिल है। अरे क्यों लेके जा रहे हैं? हमने क्या किया है? हाँ? वाह साहब जी वाह, हमारे घर की बच्ची मर गई और इल्जाम भी हमारे सर पे मर रहे हो। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब अपनों ने अपनों का खून बहाया, और न ही ये पहली बार हुआ है कि परिवार के किसी सदस्य ने अपने परिवार को बचाने के लिए झूठी कहानी मंडी ताकि पुलिस को गुमराह किया जाए। हाँ जी संजय जी कहिए। दिनेश जी, हर्ष का मर्डर और किडनैपिंग शैलेश ने किया है, वो भी अकेले। और जुगनी? जुगनी केस में दोनों भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। मतलब? हो सकता है बच्ची की माँ को धोखा हुआ हो। हाँ, मैं लेके गई थी ममता को बाबा के पास, पर ये बात मैंने आपसे छुपाई तो ना है। पर बताई भी तो नहीं। हाँ, नहीं बताई। ये आपने मुझसे पूछो कौन ही, और बाबा के पास ले जाना पाप थोड़ी ना हुआ है। बिल्कुल पाप ना है कांता जी, पर बाबा ने हमें बताया आप अपनी बहू को क्यों लेकर गई थी उनके पास। कांता परमार के साथ उसकी बहू ममता भी आई थी मेरे पास। उसकी भी वही समस्या थी जो हमारे देश के अधिकांश घरों में होती है। कुछ करो बाबा, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई ना है। ये हमारी बहू है, 2 बार कोप भरी इसकी, किस्मत खूटी, दोनों बार छोरी जनी इसने। हमारे को तो चिंता हुए बाबा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? वंश को तो कुल दीपक ही आगे बढ़ावे है ना बाबा। क्या तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हो? हाँ बाबा, इसीलिए तो आपके पास आए हैं ना। क्या ऐसा हो सके है? अवश्य, इनकी इच्छा पूरी होगी। मैं कुछ जड़ी बूटियां दूंगा और कुछ दूसरे उपाय भी बताऊंगा। कुछ दिन उपवास करना होगा और कुछ पूजा विधि भी करनी पड़ेगी, परंतु पूरी श्रद्धा के साथ। ये सब कर पाओगी तुम? हाँ बाबा, जो आप कहोगे वो करेगी। तुम्हारे पुत्र को भी कुछ करना पड़ेगा। जी बाबा, जो आप कहो। जिस जिस दिन तुम्हारी बहू ये विधि करेगी, उस रात को यदि संभोग होगा तो गर्भधारण भी शीघ्र होगा और पुत्र प्राप्ति के अवसर भी बढ़ जाएंगे। बाबा सही कह रहे हैं, इसीलिए गए थे उनके पास। इसमें गलत क्या है? बेटे की आस रखना पाप थोड़ी ना हुए। बिल्कुल ना, पर बेटे की आस में बेटी को बलि चढ़ा देना वो पाप है। बेटा चाहिए था आपको, हुई बेटी तो मार दिया बेटी को। क्या बकवास कर रहे हो आप साहब जी? हम क्यों मारेंगे अपनी छोरी को? हमने ना मारा उसे। हाँ, ये सच बात है कि दूसरी बार जब छोरी हुई तो नाराज थी मैं। मारना ही होता तो 6 साल पहले गुनगुन को ना मारते। 3 साल पहले जब जुगनी पैदा होती तभी मार डालते ना उसे। हाँ, बेटियों को जीने दिया आपने, इतनी ज्यादा दरियादिली दिखाई, क्यों दिखाई? इसका जवाब तो अब आपकी बहू ही देगी हमें। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने हमसे झूठ बोला था। शैलेश और राजेश कौशिक वो थे ही नहीं जिन्होंने जुगनी को अगवा किया था, पर फिर भी हमने जब उन दोनों की फोटो इसे दिखाई तो इसने तुरंत 1 सेकंड में उन्हें पहचान लिया। जी साहब, यही दोनों लोग थे। हमें लगता है कोई नहीं आया था मोटरसाइकिल पर, किसी ने किडनैप नहीं किया जुगनी को। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना ममता जी? सही कह रहे थे। उस दिन मोटरसाइकिल पे हमारी छोरी को मारे से छीनने कोई ना आया था। जो फोटो आप लोगों ने मैंने दिखाई थी ना, वो तो मैंने सुबह ही देख ली थी अखबार में। ये कह रही है तू ममता? वही कह रही हूँ जो कहना चाहिए, जो आज तक ना कह पाई। तारे से, तारे बेटे और मारे मरद नारायण परमार से, मारे पूजे ससुर जी रघुवीर परमार से कि सड़ चुकी थी मैं। जब से गुनगुन पैदा हुई थी 6 साल से हर दिन हर रात बस एक ही बात, बेटा क्यों ना पैदा हो रहा तन्ने, बेटा क्यों ना पैदा हो रहा तन्ने। दिन भर में जली कटी सुनती थी इस औरत की। सब्जी क्यों जल गई, दाल में नमक क्यों कम है, रोटियां क्यों जला दी, ध्यान कटे है तेरा। हताश हो गई थी मैं, अपने आप पे घिन आने लगी थी मैं।
हर रोज रात को इसका जंगली बेटा जानवर की तरह हमारे ऊपर चढ़ जाता था, रोनता था हमारे को। इस बार लड़का ही होना चाहिए। थारी कोख में हमारा अंश थारे से ज्यादा होना चाहिए। और पूरा दिन ये औरत हमारे सर पे नाचती थी, अपनी कड़वी जुबान में करम जली, जलम जली, कमजात न जाने क्या कहती थी। और रात को इसका बेटा फिर से हमारे ऊपर चढ़ जाता था। क्या करती साहब? अपनी पहली बेटी को ठीक से पाल भी ना पा रही थी मैं। कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम करती थी और पूरा दिन इस औरत की जली कटी सुनती थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने मायके भी ना जा सकती थी। गरीब है हमारे माँ बाप, 4 लप्पड़ लगा के कहते थे कि जा मर अपने ससुराल में, जो सुनना पड़े सुन, जो सहना पड़े सह, पर यहां मत आ। सबका बस हमारे पे ही चलता था साहब। फिर जब मैंने दूसरी बेटी जनी तब तो अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत दोनों को कोसने लगी। मैं जानती थी ये कमीने लोग और जीना हराम कर देंगे मेरा। महापाप जो किया था मैंने बेटी जन के, किस्मत फूटी थी मेरी जो मैंने दूसरी भी बेटी जनी। मैं अपनी बेटियों को पालना चाहती थी साहब, ध्यान रखना चाहती थी उनका, पर ये लोग रखने ही ना देते थे। बस एक ही रट लगा रखी थी, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। कहां से लाती बेटा? बेटे के लिए मुझे बाबा के पास लेकर चले गए। बाबा के कहने पर मैं भूखी रही, व्रत किए, पूजा पाठ किया। ऐसी हालत में भी सारा दिन घर का सारा काम करती थी मैं। और ये औरत मेरे सर पे बैठ के तांडव करती थी। और इसका बेटा, पहले तो सवाल ये था साहब कि छोरा क्यों ना हो रहा, अब सवाल ये था कि बच्चा पैदा क्यों ना हो रहा। इनको लगता था कि मैं बच्चा पैदा ही ना होने दे रही। डॉक्टर के पास ले गए मारे को, इन्हें लगा कि मैंने नसबंदी करा ली। थे जानो मारे को बच्चा पैदा क्यों ना हो रहा था? जानो, क्योंकि मैं मर चुकी थी और कोई मरा हुआ इंसान किसी को जन्म ना देता। मैं मर चुकी थी साहब, मैं मर चुकी थी। मैं औरत हूं, मशीन थोड़े ना हूं। तू भी तो एक औरत है ना। मारे को समझने की कोशिश कभी ना करी। मारा तो कि दिखता ना था तुझे। औरत और मर्द के प्यार से पनपता है बच्चा। जब तारे बेटे से मारे को सुख मिला ही ना, हमारे शरीर को सुख मिला ही ना, मारे को उससे प्यार ही ना मिला, तो बच्चा कैसे पैदा होता? कैसे पैदा होता? मैं भी एक औरत हूं, मारे को भी मर्द का प्यार चाहिए। और वो बिस्तर और तारा बेटा मारे को कांटे की तरह चुभता था। मैं जब भी अपने बच्चों को देखती तो अपने आप पे गुस्सा आने लगता। अपने बच्चों को ही जिम्मेदार मानने लगी थी मैं अपनी हालत का। जब भी जुगनी को देखती तो हमारे मन में ये विचार आने लगता कि ये छोरा क्यों ना हुई। मैं पागल सी हो गई थी, हताश हो गई थी मैं अपने जीवन से। मारे को नफरत ना थी हमारे बच्चों से, मैं उनका ध्यान रखना चाहती थी, पर कुछ ना कर पा रही थी मैं अपने बच्चों के लिए साहब। एक पागलपन से सवार हो गया था हमारे पे। मैं कुछ कर बैठना चाहती थी, बस उसी पागलपन में मैं अपनी बेटी, अपनी जुगनी को साथ ले गई। कोई ना आया था अपहरण करने साहब, मैंने किया है ये सब। माई चॉकलेट दिलाओगी ना? मैं ही लेकर गई थी अपनी छोरी को खेत के आगे, झाड़ियों के पास। एकदम सुनसान जगह थी, कोई ना था वहां। जुगनी के चेहरे पे हंसी थी, पर मारे लिए अब उसका कोई मोल ना रहा था। शायद मारे अंदर की ममता ही नहीं, इंसानियत भी मर चुकी थी। मैंने उसे जमीन पर रखा। साहब उसका कोई कसूर ना था, पर मैं ही उसके लिए कुछ कर ना पा रही थी। ये लोग मारे को उसके लिए कुछ करने ही ना देते थे, हमारी छोरियों को कोसते रहते थे। बस एक ही सवाल था, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अरे क्या चाट डाल दिया था तुमने ऐसे बेटे को जन्म देकर? क्या महान काम किया था?
ऐसे जाहिल बेटे को जन्म देके जो मारे से ऐसे सवाल करता था कि तारी कोख में मारे से ज्यादा तारा अंश कैसे हो सके। ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो साहब, लेकिन इतना जानू हूं कि छोरा हो या छोरी, अपना बच्चा अपना होवे है। पर इन लोगों ने कभी अपना होने ही ना दिया, मारे को हत्यारा बना दिया हमारी छोरी का। अपनी बच्ची को मार डाला मैंने, अपनी लाडो को मार डाला मैंने साहब, अपनी छोरी को मार डाला। अफसोस की बात है चौधरी साहब, ना हम उस बच्चे को बचा पाए और ना आप उस मासूम बच्ची को। समझ में नहीं आ रहा है कि इस ममता पर हम गुस्सा करें या फिर रहम करें। साइकियाट्रिस्ट से हमने उसका मेडिकल चेकअप करवाया है, सीवियर डिप्रेशन में है। चौधरी साहब, ममता ने जो किया गलत किया, लेकिन उसके हालात भी कम दोषी नहीं थे। पर मुझे हैरानी ये शैलेश जैसे लोगों पर होती है। अपने कर्जे की परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए एक बच्चे को अगवा करने का प्लान बनाया और पकड़े जाने का डर लगा तो बच्चे का गला दबा दिया। जरा सी दया, जरा सा रहम, एक पल की झिझक भी नहीं हुई। पता नहीं इतनी बेरहमी, इतनी निर्दयता कहां से लाते हैं लोग। कहने को तो हमारी जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कितना पिछड़ते जा रहे हैं, कितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं, कितने अमानवीय होते जा रहे हैं। भाविन और अंकिता अपने दुखों से समझौता करके जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह दर्द सीने में रह रहकर उठता है कि किसी के पैसों के लालच ने उनके बेटे हर्ष को उनसे छीन लिया। जो कुछ भी हुआ, ममता के ससुराल वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, उसकी सास को अफसोस है, मगर इस बात का कि अब घर का सारा काम उन्हें करना पड़ेगा। नारायण में रत्ती भर का फर्क नहीं आया। उसकी अकड़, उसकी सोच अब भी वैसी है। एकमात्र गुनगुन है जो दुखी है। उसके आंसू रोके नहीं रुकते। उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया और अपनी मां को भी। महज 6 साल की उम्र में उसके लिए कठिन है इस हकीकत को मान पाना कि उसकी मां ने ही उसकी बहन की जान ले ली। हर्ष सिंघानिया के अपहरण और हत्या के केस में शैलेश कौशिक पर आईपीसी की धारा 361 के तहत अपहरण और धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। ममता पर अपनी 3 साल की बेटी की हत्या के लिए धारा 302 लगाई गई है। पुलिस ने ममता को अपने सास, ससुर और पति के खिलाफ, लेकिन ममता ने इनकार कर दिया। दोनों मुजरिम इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ये दोनों केसेस किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। बात सिर्फ ये थी कि ये दोनों वारदातें बहुत ही कम समय के अंतराल में घटी थी, जिसका फायदा एक औरत ने उठाने की कोशिश की और अपने गुनाह को पहले हुए अपराध के संदिग्ध के सर मढ़ दिया ताकि अपने जुर्म को छुपा सके और सजा से बच सके। एक आदमी जिसकी हसरतें उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊंची थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने शॉर्टकट लेना पसंद किया और अपने अरमानों के आसमान को छूने के लिए लगाई गई छलांग ने उसे कर्ज के दलदल में धकेल दिया। लेकिन वो यहां पर भी नहीं संभला। इस दलदल से निकलने के लिए उसने एक संगीन अपराध किया, एक बच्चे को किडनैप किया। लेकिन जब एहसास हुआ कि ये चाल भी उल्टी पड़ गई, एक इंसान की गलत सोच और अंधे लालच ने उसकी अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, पर एक हंसते खेलते परिवार को भी उजाड़ कर रख दिया। लगातार अपने कदम अपराध की ओर बढ़ा रहे शैलेश को क्यों उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके करीबी लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, जो उसकी बुरी आदतों और उसकी फितरत से वाकिफ थे। अगर किसी ने पहली गलती के बाद ही उसे टोका होता, उसकी हरकतों पर लगाम लगाई होती, तो आज कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई होती। दूसरी तरफ एक औरत थी जिसके ससुराल वालों को बेटे की चाहत थी, लेकिन उस औरत की कोख से 2 बेटियां जन्मी और इसी वजह से उन लोगों ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि वो औरत हताशा की खाई में जा गिरी। यकीनन ममता की मानसिक हालत काफी बुरी और दयनीय थी। ममता के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो अपराध नहीं है? ममता को इस मानसिक अवस्था में पहुंचाने वाले भी क्या अपराधी नहीं है? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में अब आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।